देखेंगे। तो आज का सेशन का नाम है एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर फोटो है। जैसे कि देखिए, वॉलेट में कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। ठीक है, फॉर जस्ट एक एग्जांपल है कि एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। फॉर सपोज आपका नाम क्या है? सचिन। तो सचिन ने जगदीश को 1 करोड़ रुपए दिए और उन्होंने बोला कि मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये पैसे संभाल के रखना, 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा, मैं तुमसे ये ले जाऊंगा। वो 1 हफ्ते जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद वापस आते हैं और फिर आप मांग लिए और फिर आपने 1 करोड़ रुपए वापस दे दिए। ये एक सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपका नाम क्या बोला? सौम्य। सौम्य ने एक लॉटरी जीता जिसमें हमको 1 करोड़ रुपए मिला और वो संभाल के रखे ताकि किसी को पता ना चले और उसको छुपा के रखे हैं। और एक दिन सुबह उठते हैं, जाके देखते हैं तो वो पैसा गायब हो गया है, मतलब चोरी हो गया है। तो कौन से सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा दुख होगा? फर्स्ट सिचुएशन या फिर सेकंड सिचुएशन? फर्स्ट, सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, ऑब्वियसली सेकंड सिचुएशन। रीजन क्या है? नहीं, दोनों सिचुएशन में पैसा आया, पैसा चला गया। सेकंड सिचुएशन में ऐसा क्या है कि हमको दुख बहुत ज्यादा हुआ। वैसे जीता हुआ नहीं था, लॉटरी था। हाँ, तो आपका कुछ आंसर, कुछ भी आप, जो भी आपको सही लगे। गलत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, करेक्ट, वही सही। हाँ, तो आंसर, मतलब आपने सही बोला कि अब जैसे कि लॉटरी में मैंने जीता तो मैंने, मेरा उसके साथ एक अटैचमेंट हो गया कि अब मैं इसको ऐसे खर्च करूंगा, ऐसे खर्च करूंगा, ये एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन। और फिर जब वो सारा आकाश पुष्प कहते हैं जो कैरिस मेगोरिया, वो टूट जाता है तो हमको बहुत दुख होता है। लेकिन फर्स्ट केस में हमको पता था कि भाई ये मेरा है ही नहीं, ये वैसे भी जाना ही है, तो उस केस में दुख नहीं हुआ। तो ये जो अटैचमेंट है ये बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए? क्या इसका ये मतलब है अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज से अटैच नहीं होंगे तो वो हमारे पास कभी वो मोटिवेशन नहीं रहेगा कि हम किसी चीज के लिए काम करें। लेकिन द सब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट इज वेरी क्रूशियल। किस सब्जेक्ट पे हम अटैच्ड हैं, वो सब्जेक्ट टेम्पररी है या परमानेंट है? जैसे देखा जाए तो वो पैसा इन इधर केस, दोनों केस में टेम्पररी था, लेकिन सेकेंड केस में हमने वो अटैचमेंट बांध लिया तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है। तो हमको देखना चाहिए कौन सा चीज जिस पे हम अटैच्ड हैं, जिस चीज पे हम अटैचमेंट बना रहे हैं, वो परमानेंट है या टेम्पररी है। तो जैसे इस वर्ल्ड में हम देखें तो सभी टेम्पररी है बेसिकली। क्या टेम्पररी नहीं है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो फिर हम किस चीज से अटैच होना चाहिए? फिर कोई ऐसा परमानेंट तत्व मिलता, कोई ऐसा परमानेंट सब्सटेंस मिला, कोई सब्जेक्ट मिलता है क्या? देखा जाए तो नहीं मिलता। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज टेम्पररी, क्योंकि सब नश्वर है, हमने सुना है। तो एक एक्टिविटी है अटैचमेंट टू टेम्पररी थिंग्स। एक एक्टिविटी है, जैसे कि एक एक्टिविटी में सबको पार्ट लेना है। ठीक है, मैं एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। काइंडली पॉइंट टुवर्ड्स योर नोज। सभी पॉइंट कीजिए नोज की तरफ, नोज। पॉइंट टुवर्ड्स योर ईयर्स, पॉइंट टुवर्ड्स योर आईज, पॉइंट टुवर्ड्स योर आर्म्स, राइट? पॉइंट्स टुवर्ड्स योर बॉडी, पॉइंट टुवर्ड्स योर सेल्फ, पॉइंट टुवर्ड्स योर बॉडी। फर्स्ट बॉडी कीजिए,
बॉडी, पॉइंट टुवर्ड्स योर सेल्फ, योर सेल्फ सेम है। ओके तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई लैपटॉप एंड दिस इज माई फोन। सिमिलरली दिस इज माई हैंड, दिस इज माई आईज, दिस इज माई ईयर्स, दिस इज माई टंग और टीथ। तो क्या जब मैं बोला कि दिस इज माई बुक, डज दैट मीन आई एंड बुक आर द सेम? नो। सिमिलरली व्हेन आई से दिस इज माई हैंड, क्या मैं और हैंड इक्वल है? नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई पोजेशंस। ये मैं पोजेस करता हूं, ये बुक मैं पोजेस करता हूं, ये लैपटॉप मैं पोजेस करता हूं। सिमिलरली ये बॉडी भी मैं पोजेस कर रहा हूं, तो फिर मैं कौन हूं? ये तो मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सर मेरा है, ये हाथ मेरा है, पर मैं कौन हूं? ये भगवत गीता का फर्स्ट लेसन है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, एक डेड व्यक्ति है, ठीक है, एक डेड बॉडी है। तो एक लिविंग बीइंग और एक डेड बीइंग, लिविंग पर्सन और एक डेड पर्सन में क्या डिफरेंस है? तो बता सकते हैं एक लिविंग पर्सन और डेड पर्सन में क्या डिफरेंस है? लिविंग पर्सन सब कुछ कर सकता है, मतलब वो एक्टिव है, ये डेड है। ओके जैसे आपने बोला कि एक क्या डिफरेंस, क्या बोले, एक्टिविटी है। एक्टिविटी इज द सिम्टम। जैसे कि मुझे बुखार है, तो गरम, शरीर गरम है, ये सिम्टम है। तो मैं एक्टिव हूं, ये एक सिम्टम है। कॉज क्या है? कॉज का आंसर उन्होंने दे दिया, आत्मा है एक्चुअली। आत्मा या फिर हम सेल्फ या फिर स्पिरिट सोल बोलते हैं। आत्मा संस्कृत वर्ड है, या फिर हिंदी में हम आत्मा कहते हैं। तो जो स्पिरिट सोल है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। वो चीज, क्योंकि अब बेसिकली हम देखें तो डेड मतलब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस है, मतलब केमिकल है और उसमें रिएक्शंस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। एक डेड व्यक्ति में सेम केमिकल्स है, सेम अमाउंट ऑफ केमिकल्स है, केमिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है। डिफरेंस बस ये है, आत्मा नहीं है। तो हम कॉमन सेंस और लॉजिक के अंडरस्टैंडिंग पे हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? जैसे कि अगर आप कभी भी फ्यूनरल वगैरह अटेंड किए होंगे, तो जाके अगर कोई पूछा कि क्या हुआ, तो फिर लोग क्या बोलेंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन, तो आपने जाके पूछा उनके घर पे, सब मातम का माहौल है, क्या हुआ? जॉन चला गया। जॉन ये लेटा हुआ है, जॉन कहाँ गया? जॉन तो सामने लेटा हुआ है। तो फिर वो कौन है जो चला गया? या फिर आप किसी को फोन करके, मतलब वो व्यक्ति को पूछो कि भाई जॉन का क्या हुआ? जॉन को दफना दिए, जॉन को लेके गए? नहीं, जॉन के बॉडी को दफना दिए, ये पूछा जाता है जनरली। तो बेसिकली जॉन और जॉन का बॉडी दो अलग अलग एंटिटी है। तो ये कॉमन सेंस के बेसिस पे हमने समझा। तो भगवत गीता में ये बहुत ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से भगवान खुद ये साइंस ऑफ नॉलेज देते हैं। हम सिर्फ, जैसे कि मैंने बताया, हमें आज सिर्फ एक ही श्लोक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो श्लोक ये है, भगवत गीता के 2nd चैप्टर का 13th श्लोक है ये। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जो अंडरलाइन है वहां देखिए, कौमारम यौवनम जरा। तो इसमें बेसिकली 3 वर्ड है। कौमारम मतलब चाइल्डहुड, यौवनम यानी कि यूथ, और जरा मतलब ओल्ड एज। बेसिकली ये लाइफ के 3 फेजेस हैं, चाइल्डहुड, यूथ और जरा, ओल्ड एज। तो एक
इसका इसका जो ट्रांसलेशन है, एज द एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूअसली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ. अ सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by such a change. तो यहाँ पे हाईलाइटेड ये है, कंटिन्यूअसली पासेस फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज. सिंपल सा एक्टिविटी है. पर्सनालिटीज का आपको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट पर्सनालिटी कौन है? मदर टेरेसा. सेकंड ए.आर. रहमान. थर्ड, फोर्थ नेल्सन मंडेला. फिफ्थ रॉजर फेडरर, एक स्पोर्ट्स पर्सन है. सिक्स्थ स्टीव जॉब्स. सेवेंथ बैरक ओबामा. एट मेरे को भी नहीं पता, एक ऑस्कर विनर है. नाइन्थ क्वीन एलिजाबेथ. तो ये सब पर्सनालिटीज हैं. तो इन पर एक नेक्स्ट अब मैं आपको इनके चाइल्डहुड के फोटोज दिखा रहा हूँ, जो ये चाइल्डहुड में और यूथ में थे, उनके उस समय का फोटोज है. और आपको पहचानना है ये कौन है. ठीक है, कौन है ये चाइल्डहुड का फोटो है उनका. कौन? कोई गेस? नहीं, ये एक ही पर्सन का है, एक ही पर्सन का चाइल्डहुड और यूथ. ओके, आइंस्टाइन. और किसी को डिफरेंट आंसर है? ओबामा. और नहीं? ठीक है, ये कौन है? एलिजाबेथ. ओके ओके, रॉजर फेडरर. ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एलिजाबेथ और रॉजर फेडरर. ठीक है, नेक्स्ट ये बैरक ओबामा. ओके, ये मदर टेरेसा. ओके, ये नेल्सन मंडेला. ये नेल्सन मंडेला है. ये बैरक ओबामा है. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कैसे बचपन में, यूथ में और ओल्ड एज में पूरा बॉडी चेंज हो जाता है. आप पैदा हुए थे तो फिर 1.5-3 किलो के थे, इतने से थे. ठीक है, अभी पूरा बॉडी चेंज है. तो फिर वो बॉडी कहाँ गया? कहाँ चेंज हो गया? कहाँ गया वो? क्या वो सेम बॉडी में हम रह रहे हैं या फिर अभी कोई दूसरा बॉडी है? सेम बॉडी है. कैसे? स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो बॉडी सेम कहाँ रहा? इवन साइंस में ये प्रूव किया गया है कि एवरी 15 to 16 ईयर्स आपके बॉडी का हर एक सेल चेंज हो जाता है. मतलब आप अभी से 15 साल आप एक कंप्लीटली न्यू बॉडी में हो. तो जैसे एक लाइफ के अंदर ही, लाइफ के फेजेस में हमारा बॉडी, हमारा जो सोल है, वो पूरा एक फेज टू दूसरा फेज टू तीसरा फेज चेंज हो जाता है. लाइफ में ही हम देख रहे हैं कि बॉडी चेंज कर रहा है, लेकिन जब डेथ होता है तो हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं. मतलब डेथ हो गया, डेथ में कुछ नहीं हुआ, सेम ही चीज हुआ है. जो बॉयहुड से यूथ गया उसने एक बॉडी चेंज कर लिया, यूथ से ओल्ड एज गया उसने दूसरा बॉडी चेंज कर लिया. अब ओल्ड एज के बाद डेथ में वो बस ये बॉडी कंप्लीटली छोड़ के एक नए बॉडी में चला जाता है. ठीक है, इसी को एक साइंटिस्ट है, ये हम आगे देखेंगे, एक साइंटिस्ट है इयान स्टीवेंसन. उन्होंने पूरा रिसर्च किया है एंड स्टडीड मोर देन 3000 केसेस जहां पे लोगों को अपना पास्ट लाइफ याद था. ठीक है, तो ये श्लोक का फर्स्ट, ये सेकेंड लाइन हम लोग ने देखा, कौमारम यौवनम जरा. ये तीन चीजें, बॉयहुड, यूथ और ओल्ड एज में कैसे कैसे आत्मा चेंज करती है, ये हम लोग ने देखा. अभी फर्स्ट लाइन, ठीक है, देहिनोस्मिन यथा देहे. जैसे, मतलब यथा मतलब संस्कृत में होता है सिमिलरली या फिर एज देही और देह. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, देही एंड देह. देही क्या होता है? वन हु पोजेसेस द देह,
देह मतलब बॉडी, एंड देही मीन्स वन हु पोजेसेस द बॉडी, एम्बॉडीड बेसिकली। तो हम सबके पास, अब आपको पता चला बॉडी अलग है, सेल्फ अलग है, ये क्लियर है? कुछ डाउट तो आज पूछ सकते हैं आप, अगर आपको कुछ पूछना हो। क्लियर है? तो हमारे पास कितना बॉडी है? एक बॉडी है, दो है, मतलब बचपन का और यूथ का बोल रहे हो क्या? हाँ, दो ही है, मतलब आपके पास कितना बॉडी, आप मतलब सोल, आपके पास कितना बॉडी है? एक ही बॉडी है। सबका आंसर यही है ना, हमारे पास दो बॉडी। मूल रूट सोल है, हमारा आइडेंटिटी सोल है। सोल के ऊपर होता है सटल बॉडी, सटल बॉडी के ऊपर होता है ग्रॉस बॉडी। तीन फेजेस में ये है, हम तीन फेजेस में इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट है सोल, सोल इज आवर रियल आइडेंटिटी, ठीक है। सोल के बाद आता है सटल बॉडी। सटल बॉडी किस चीज से बना हुआ है? जैसे ग्रॉस बॉडी किस चीज से बना हुआ है? ग्रॉस मतलब जो हम देख सकते हैं, सटल मतलब जो हम नहीं देख सकते हैं। तो सटल मतलब कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे हवा है पर हम देख नहीं सकते, सटल है। यहाँ पे स्पेस है पर हम देख नहीं सकते, तो ये सटल चीजें हैं। सटल चीज को हम आंखों से, हमारी आंखों से नहीं देख सकते, और ग्रॉस चीजें हम देख सकते हैं। तो ग्रॉस मतलब क्या हुआ? जो हम देख पा रहे हैं जो बॉडी, वो ग्रॉस है। तो ग्रॉस चीज जो है वो किस किस चीजों से बना हुआ है? 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स का क्या है? ये एक और भगवद गीता का श्लोक है जहां पे इसको, ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट जैसा है, ठीक है। भूमिर आपो नल वायु खामनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदाह। मतलब ये 8 एलिमेंट्स से बॉडी बनता है। 5 ग्रॉस, 3 सटल। 5 ग्रॉस क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये चीज से ग्रॉस बॉडी बना है। ये चीज से हम एक्ट कर रहे हैं, ये चीज से हम ग्रैस्प कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, और 3 चीजों से हमारा सटल बॉडी बना है। सटल बॉडी दिखता नहीं है पर हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि माइंड है, माइंड का काम क्या है? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। ये 3 चीजें माइंड का काम है। माइंड का काम है सोचना, महसूस करना और चाहना, एक चाह करना, विल करना। इंटेलिजेंस का काम क्या है? डिस्टिंग्विश करना। जैसे माइंड का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बोलूं, माइंड का है लाइक डिसलाइक। एक चीज को मैं लाइक करता हूं, एक चीज को मैं डिसलाइक करता हूं, ठीक है। इंटेलिजेंस का काम क्या है? करेक्ट और इनकरेक्ट। मन बोला कि नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, ये मेरे को पसंद है। इंटेलिजेंस क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है करेक्ट है या फिर नहीं है, करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। दोनों में डिफरेंसेस हो सकता है। आपके माइंड और आपका इंटेलेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। आपको जो पसंद है वो इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे कि जनरली हम लोगों में देखते हैं कि डिब्बे में लिखा हुआ है दिस कैन कॉज कैंसर, फिर भी हम कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली इंटेलिजेंस उस प्रकार से काम करता है कि हम देख रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी मन का जो बात है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड स्ट्रांग है या इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। इसका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है, उसका डिसीजन पावर, उसका डिसीजन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि उसको डिस्टिंग्विश करना आता है कि भाई ये सही नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगा। माइंड, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब लॉजिकल। आप लॉजिक के बेसिस पे समझते हो कि ये सही है कि ये गलत है। तो 2 कवरिंग्स क्या है? ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। जैसे ग्रॉस हम कैसे समझ सकते हैं? एक व्यक्ति मैं हूं, मतलब अगर मैं एक ड्रेस का एग्जांपल लूं, हम हमारे अंदर एक कवरिंग है। अभी हम, हमारा आइडेंटिटी सोल है, सोल के ऊपर 2 कवरिंग है। फॉर एग्जांपल मैं एक एज अ पर्सन हूं, मैं पहले इनर पहनता हूं, उसके बाद मैं फॉर्मल पहनता हूं। तो वो जो इनर है वो सटल है, वो बाहर नहीं दिखता है पर वो है। और ग्रॉस यानी कि बाहर एक फॉर्मल्स में हूं, मैं बहुत फॉर्मल दिख रहा हूं, प्रेजेंटेबल हूं, ठीक है। तो वो एक ग्रॉस चीज है। तो वैसे ही ये बस एक एग्जांपल है कि आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से, ड्रेसिंग के हिसाब से आप कैसे समझ सकते हो उस चीज को। तो ये सब मैंने आपको बताया, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बाहर ग्रॉस बॉडी बना है।
सटल बॉडी बना है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो से। तो यहाँ पे कृष्णा वही 7th चैप्टर में फिर से बोल रहे हैं, बिसाइड्स दीज ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature। इसका मतलब क्या है, एक बॉडी है, बॉडी को मैं एक और एग्जांपल, एक सपोर्टिंग एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप एक केज में एक बर्ड को रखे हो, ठीक है, तो वो जो केज है वो बॉडी है आपका, ठीक है, और वो जो बर्ड है वो सोल है। तो यहाँ पे भागवतम में और भगवत गीता में बहुत सुंदर एग्जांपल आता है कि एक पूरा ट्री है जो एक बॉडी के समान है, उस ट्री में फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो फिर वो फ्रूट्स क्या है, रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस, मतलब हम कुछ जैसे कर्म का फल है वो। तो पेड़ अगर पूरा बॉडी है तो जो फल लगे हैं वो हमारे कर्म का फल है। और उस पेड़ पे 2 चिड़िया बैठे हैं, एक चिड़िया फल को खा रहा है, दूसरा चिड़िया उसके साथ वाले चिड़िया को देख रहा है। तो ये एग्जाम्पल भगवान खुद देते हैं टू एक्सप्लेन कि ये बॉडी जो है ये वो ट्री की तरह है जिसमें बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, आपके एक्शंस के रिजल्ट्स हैं। उस रिजल्ट्स को हम एंजॉय कर रहे हैं। आपने कुछ काम किया, मान लो आपने एग्जाम में टॉप किया, तो आपके पेरेंट्स ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आप एग्जाम में टॉप करते हो या फिर आईआईटी आपका क्रैक हो जाता है तो मैं आपको एक बाइक खरीद कर दूंगा या फिर कार खरीद कर दूंगा। तो अल्टीमेटली आपने मेहनत किया, रिजल्ट लेके आ गए और आपको वो बाइक या फिर कार मिल गया, तो आप वो बाइक या कार को एंजॉय कर रहे हो, करेक्ट ना, आप बाइक को यूज कर रहे हो, दैट मींस यू आर एंजॉयिंग दैट बाइक। तो वो जो फर्स्ट चिड़िया मैंने बताया बर्ड, इट इज एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ इट्स एक्शंस। सेकेंड चिड़िया होता है वो सुपर सोल होता है, परमात्मा, जो भगवान परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के अंदर जो हर एक्शंस को विटनेस करते हैं, इन दैट केस। तो यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं बिसाइड्स दीज, यानी कि बिसाइड्स दीज इन द सेंस 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 3 सटल एलिमेंट्स के अलावा देयर इज अ सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material या फिर inferior nature। तो मतलब अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, ठीक है, हम दोनों साथ में हैं, तो इस वर्ल्ड में जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, मोस्टली, मैं 100% नहीं बोलूंगा क्योंकि देयर आर जेन्युइन रिलेशनशिप्स, एंड भाई भाई के बीच में हो गया, दोस्त दोस्त के बीच में हो गया, बेसिकली वी आर एक्सप्लॉइटिंग, करेक्ट। तो हम अपना फायदा देखते हैं कि इस व्यक्ति से मेरे को क्या फायदा मिल सकता है। इनफैक्ट अगर हम लार्जर स्केल में भी देखें तो लोग यही देखते हैं कि मैं ये नेचर से कैसे ले सकता हूँ। जैसे कि हमने बचपन में सोशल में पढ़ा था, सस्टेनेबल रिसोर्सेस होना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें रिसोर्सेस उतना ही यूज करना चाहिए जितना जरूरी है। लेकिन ऐसा सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में ही मिलता है, रियलिटी कुछ और ही है। हम एक्सप्लोइट जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हम जो एंजॉय कर रहे हैं, हम जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको विटनेस करने वाला मेरा एक सुपीरियर एनर्जी सबके साथ रहता है। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ये जो फोटो है, ये फोटो एक परफेक्ट एग्जाम्पल, ये कठोपनिषद का एक एग्जाम्पल है। कठोपनिषद में ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक चैरियट है, उस चैरियट में 5 हॉर्सेस हैं जो उस चैरियट को ड्राइव कर रहे हैं। एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर है, ठीक है। तो आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं 5 हॉर्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। 5 सेंसेस यानी कि आंख, नाक, कान, हाथ, टच और टंग, ये 5 सेंसेस हैं और उसको एक लगाम बांध के रखा है, मतलब रस्सी बांध के रखा है टू कंट्रोल। तो वो रस्सी क्या है, रस्सी हमारा मन है। मन के द्वारा इंद्रिया भोगती है, मतलब सॉरी, इंद्रियों के द्वारा मन भोगता है एक्चुअली, क्योंकि मन में वो फीलिंग होता है, मन में आपका एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। आप एक्सपीरियंस मन में कर रहे हो ना, अल्टीमेटली आत्मा भोग रही है, लेकिन थ्रू व्हाट,
इस एग्जाम्पल को ले लो कि मन जो है इज कंसिडर्ड टू बी मास्टर ऑफ द सेंसेस। मास्टर ऑफ द सेंसेस मतलब क्या है? इंद्रियां मन का सर्वेंट हुआ। इफ माइंड इज द मास्टर देन द सेंसेस आर द सर्वेंट्स। तो जनरली मास्टर्स या फिर बॉस अपने एम्प्लॉय को एंजॉय करता है, अपने एम्प्लॉय को टेस्ट मतलब एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय के द्वारा ही वो सब काम करवाता है। तो वैसे ही मन क्या है? बॉस है। ये सब क्या है? एम्प्लॉय है। उसके द्वारा वो अपना काम कर रहा है। और जो ड्राइवर है वो क्या है? वो कौन है? इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या क्या करता है? इंटेलिजेंस के द्वारा मन कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट में एग्जांपल दिया कि आपका मन में डिसलाइक और लाइक है। हालांकि मैं एक चीज को डिसलाइक कर सकता हूँ या फिर लाइक कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं लाइक कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, वो इंटेलिजेंस हमको ये करेक्ट करता है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस वीक रहेगा, इस एग्जांपल में अगर आप देख लो कि ड्राइवर अगर वीक है तो क्या ये घोड़े उसके कंट्रोल में रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और पीछे जो पैसेंजर है वो सोल है, और ये पूरा चैरियट जो है वो हमारा बॉडी है। तो हमारा लाइफ के रास्ते में जब ये पूरा सेंसेस अनकंट्रोल्ड रहता है तो हमारा लाइफ क्या बहुत स्मूथ जाएगा या बहुत रफ होगा? जर्नी बहुत रफ होगा। तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंस को स्ट्रांग रखना चाहिए। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग रखने के लिए आप सब इस सेशंस में आए हैं, तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रांग कैसे रखना है हम इस सेशन में जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि 3 फेजेस ऑफ लाइफ है, जिसमें एक सोल है। हमारा रियल आइडेंटिटी हमारा बॉडी नहीं है, सोल है, जो टाइम टू टाइम बॉडी चेंज करते रहता है। बॉयहुड, यूथ, ओल्ड एज एंड देन टू द नेक्स्ट बॉडी। तो अभी तथा देहांतर प्राप्ति, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं द सोल सिमिलरली पासेस इनटू अनदर बॉडी एट डेथ। डेथ हुआ तो सोल ग्रेजुअली ये बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी धारण करता है। ये सोल है, ये सटल बॉडी है, रेड वाला सटल बॉडी है, ब्लू वाला ग्रॉस बॉडी है। तो एक्चुअली डेथ में अगर डेथ हुआ किसी का तो क्या छूट जाता है और क्या चला जाता है? क्या रह जाता है और क्या चला जाता है? ग्रॉस बॉडी रह जाता है और सटल बॉडी चला जाता है। एग्जैक्टली, ग्रॉस बॉडी चला जाता है और एक न्यू ग्रॉस बॉडी है जहां पे पूरा का पूरा सटल बॉडी के साथ सोल नेक्स्ट बॉडी जाता है। यानी कि हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस और थर्ड इज हमारा फॉल्स ईगो, ये 3 चीजों से हमारा सटल बॉडी बना है, राइट। तो ये 3 चीजें और सोल तीनों एक साथ चला जाता है। इसके अभी मैं इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये है डॉक्टर इयान स्टीवनसन, ठीक है। ये प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री है वेस्ट वर्जीनिया में, यूएसए में। इनका एक थीसिस था, पीएचडी थीसिस था, जिसमें इन्होंने 3000 प्लस केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन को सबमिट किया था। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि रीइंकार्नेशन केस स्टडी क्या है, दीप कपाड़िया और पन्नालाल अग्रवाल, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और ये इंडिया का ही है एंड ही इज स्टिल अलाइव, ठीक है। तो ये पन्नालाल अग्रवाल एक व्यक्ति था जो एक फैमिली में रहता था, उसका पूरा नॉर्मल लाइफ था और उसका बहुत अर्ली डेथ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये गुजरात में पैदा हुए थे और दीप कपाड़िया महाराष्ट्र में, आई थिंक मुंबई के आसपास पैदा हुए। और इन्होंने ये जब बड़े हुए तो इनको अपना पूरा पास्ट लाइफ याद था, ठीक है। तो ये कहाँ रहते थे, इनके माता पिता कौन थे। तो ये एक रियल केस स्टडी है। जब इन्होंने उनका घर का रास्ता याद है, उनकी सारी गलियां याद है, तो ये एग्जैक्टली उसी घर में जाते हैं, नॉक करते हैं और दरवाजा खोले उनके पिताजी, जो पास्ट लाइफ में उनके पिताजी थे। तो वो उनको ये बोलते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है, या फिर था। तो फिर उनको शौक लगा कि मतलब ये क्या बोल रहा है, ये तो नहीं है मेरा बच्चा, तो ये नहीं है मेरा बेटा तो कब का मर गया।
तो तब ये वो सब चीजें बताते हैं कि मैं यहाँ सोता था, मैं यहाँ रहता था, मैं ये करता था, और वो सब डिटेल्स, इवन वो डिटेल्स जो पन्नालाल अग्रवाल को सिर्फ पर्सनल था या फिर सिर्फ फैमिली में पता था, वो सब डिटेल्स भी वो रिवील करते हैं। तब जाके उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, कि मतलब एक्सेप्ट किए कि हाँ एक्चुअली ये मेरा ही बेटा है, जो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मर गया था, पर अभी ये इस शरीर में है। और ये सब बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। तो क्या हमारे मन में ये डाउट नहीं आएगा कि हम क्यों भूल गए, फिर हमें भी याद रखना चाहिए था? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? मतलब मैं आप सबसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि क्या हमको याद रहना चाहिए था या फिर नहीं रहना चाहिए था? नहीं रहना चाहिए था। क्यों? याद रहता तो अच्छा नहीं होता? हमें अपना पास्ट लाइफ याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसे रख के भी क्या करें? हाँ, ये अच्छा आंसर, उसे रख के भी क्या करें? आप सही, नहीं रहना चाहिए। तो आप नहीं रहना चाहिए। सेम, नहीं रहना चाहिए। भी दिया, करेक्ट। हाँ, तो किसी ने बोला क्या रहना चाहिए? किसी ने रहना चाहिए बोला क्या? आपका रहना चाहिए, आपको भी रहना चाहिए। हाँ, गुड मेमोरीज होना चाहिए, करेक्ट। जैसे ओके, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बचपन में एक ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट मेरे साथ हुआ और इन फ्यूचर मेरा पूरा लाइफ उस इंसिडेंट की वजह से चेंज हो गया और मैं लाइफ के लेटर फेज में हूं, तो मेरे को वो इंसिडेंट याद रखना चाहिए या फिर भूल जाना चाहिए? याद रखना चाहिए। याद रखना क्यों चाहिए फिर? ओके, तो अगर बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आपने फोबियाज के बारे में सुना होगा। फोबियाज के बारे में सबने सुना है ना? फोबियाज के मतलब कैसे कैसे फोबिया होते हैं। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कोई लोग चाकू देखते हैं तो पूरा फ्रीक आउट हो जाता है, मतलब पसीना वसीना आने लगता है, पूरा फेंट हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए फायर के लिए होता है ऐसा, मतलब आग देख लिया तो फिर दूर दूर हो जाते हैं उस चीज से। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका एक ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, जिसके वजह से आप या तो फिर किसी ने चाकू से आपका मर्डर किया हो, मे बी जिसको ये फोबिया होगा, और किसी ने तो फिर जिसको पानी से डर लगता है तो मे बी उसके पास्ट लाइफ में बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस रहा होगा। तो क्या आपको लगता है कि आप इस लाइफ में उस सारे मेमोरीज को लेके जी पाओगे? मैंने कहा कि ये जो पर्सन है दीप कपाड़िया, ये अभी भी अलाइव है, राइट? और इन्होंने इनफैक्ट कहाँ, आई थिंक इस्कॉन मुंबई या फिर कहीं पे इन्होंने आके, हाँ, और इन्होंने वहां पे आके एक लेक्चर भी दिया। तो उस लेक्चर में इन्होंने बोला कि इट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग टू रिमेम्बर योर पास्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों लाइफ चल रहा है आपका। आपको उस लाइफ के सारे मेमोरीज याद हैं, इस लाइफ के सारे मेमोरीज याद हैं। उस टाइम के माँ बाप कोई और थे, अभी माँ बाप कोई और है, ठीक है? तो आपका पूरा फीलिंग्स डाइवर्सिफाइड हो जाता है, करेक्ट? और जो एक्सपीरियंसेस वो बार बार आते रहेगा। एक्सपीरियंसेस रह जाना इसे मतलब वो एक बेटर थिंग है, क्योंकि एक्सपीरियंस रह गया तो मेरे को पता है कि मेरे को नहीं करना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, बचपन में मतलब सबको क्या बर्निंग का एक्सपीरियंस है ना, आग लग गई, थोड़ा सा जल रहा है, जलने का एक्सपीरियंस है ना, सबको है।
क्या सबको इंसिडेंट याद है कि मेरे को मैंने ऐसे हाथ लगाया था और ऐसे जल गया था इसीलिए मैं दूर हूं? रह सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको याद रहे। तो वैसे ही जैसे कि हमारे बचपन का कुछ इंसिडेंट है जिसकी वजह से हमको अभी पता है कि हमको आग में नहीं जाना चाहिए, हमको पानी में नहीं जाना है, हमको समुद्र में नहीं जाना चाहिए। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हमको है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेमोरी हमको याद हो, कि वो इंसिडेंट याद हो, वो केस याद हो। तो बेसिकली जैसे कि ये फोबियास है, फोबियास क्या अनरियलिस्टिक फियर है, रियल नहीं लगता है। कि जैसे जैसे कि मैंने बताया कि किसी किसी को लोग को अंधेरे से डर लगता है, तो ये रियल नहीं है, अनरियलिस्टिक है। मेरे कोई मेमोरी नहीं है कि मतलब इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, बस ये एक्सपीरियंस है। तो वैसे ही एक नियर डेथ एक्सपीरियंस करके भी एक चीज होता है, मतलब ये हमने फर्स्ट, अगर अभी तक के लिए मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट हमने अंडरस्टैंडिंग लिया ऑफ द सेल्फ कि हम सोल हैं ऑन बेसिस ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। व्हाट इज दैट कॉमन सेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग? दैट जनरली हम देखते हैं कि बॉडी का जो एक्टिविटीज है दैट इज अ सिम्टम एंड डेड बॉडी, यानी कि लिविंग और डेड के बीच में क्या डिफरेंस है। और लोग जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि ही पास्ड अवे, वो चले गए। तो ये कॉमन सेंस से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाँ कोई तो था जो चला गया, बॉडी वहीं पे कोई था जो चला गया। सेकेंड था, हमने डॉक्टर यान स्टीवेंसन का थियोरी से, थीसिस से हमने समझा कि हम सेल्फ हैं, रीइंकार्नेशन के बेसिस पे हम सेल्फ हैं जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होता है, जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में बोला। अभी ये एक एक्सपीरियंस है नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस को रिसर्च किया है डॉक्टर माइकल सबॉम ने। इनका भी एक केस स्टडी है, नियरली 200 नियर डेथ केस स्टडीज, मतलब केसेस उन्होंने स्टडी किया है। नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है? जैसे कि किसी ने, मान लीजिए एक सीवियर एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको बहुत सारे एनेस्थीसियास दिए जाते हैं ताकि वो पूरा नम हो जाए और उसको पेन एक्सपीरियंस ना हो। तो वो जो बहुत सारे एनेस्थीसियास देते हैं उसके कारण क्या होता है, हमारा जो पूरा एक्टिविटी है, पूरा एक्टिवनेस है, वो पूरा लो हो जाता है, यानी कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट निल होता है। जैसे आपने सब वो मशीन देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, हार्ट बीट जो ट्रैक करने के लिए जो होता है, तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, पूरा स्ट्रेट हो जाता है। तब जाके उस सिचुएशन में डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो सोल है, वो बॉडी छोड़ देती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन लोगों को पूरे नील कॉन्शियसनेस के स्टेट में ऑपरेशन के बाद एग्जैक्टली याद है किस डॉक्टर ने क्या बोला है और मेरा ऑपरेशन कैसे हुआ है, ये पूरा याद है। इवन आप सोच रहे हो कि ये मतलब ये कैसी बात है, लेकिन ये रिकॉर्डेड एविडेंस है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे ये पूरा केस रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। इसमें चल रहा है। आवाज आ रही है? क्लियर है?
has just minutes before her brain too shuts down. It's horrible. We're trying to jumpstart her heart with a defibrillator. I gave her several drugs. The patient had lost too much blood. Her organs weren't getting enough. We really didn't think we could save her. Because Christina's heart has stopped pumping, and it would consider her dead. Yes, something seems to be happening with her mind. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter den Next thing I know, ये वही है जिसका ऑपरेशन हो रहा था. ceiling of the room. I could see down on myself laying on the operating table. And I saw the surgeons and heard them talking to each other. The scenario was pretty hectic. I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near-death experiences is what's called the out-of-body experience. At that time, the person seems to be able to see and hear things going on, but up from the vantage point above their body. तो नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है, सब समझे. जैसे कि ऐसे एक मेडिकल कंडीशन, मतलब मेडिकल में मोस्टली ये हॉस्पिटल्स में पाया गया जब मेडिकल में बहुत सीवियर केस है, एकदम मतलब चांसेस नहीं है, बहुत कम है बचने का. तो उस समय पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं, तब हमारा जो सोल है वो बॉडी छोड़ के बाहर से अपने आप को देख पाती है. ठीक है, ये इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं. ये ऐसे 200+ केसेस इन्होंने स्टडी किया है. तो हम फिर से श्लोका में आते हैं. श्लोका का लास्ट लाइन है कि अगर आपको ये सब का नॉलेज हो गया, जो भी आज आपने इस सेशन में देखा, तो ये सब का नॉलेज हो गया, तो फिर क्या होता है. सोबर पर्सन, अ सोबर पर्सन इज नॉट बेविल्डर्ड बाय सच अ चेंज. यानी कि हमको जब रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये सही बात है कि हम बॉडी नहीं है, हम एक्चुअली सोल है. अभी तो हम बस थियोरेटिकली समझ गए कि हम प्रैक्टिकली देखे, लॉजिकली देखे, अलग अलग एंगल से देखे. ये हमने अभी बस जाना है कि हम सोल है, हम बॉडी नहीं है. लेकिन जब एक्सपीरियंस होगा, जब हमको खुद रियलाइज होगा, तब हम क्या होंगे, हम इस चेंज से बेविल्डर्ड नहीं होंगे. अभी भी ऐसा हो सकता है कि मतलब अभी हम बॉडी प्लेटफॉर्म पे हम सोच सकते हैं कि मतलब जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं बेसिकली वो बॉडी के प्लेटफॉर्म पे होता है. करेक्ट. हम ये अगर हमको पता भी हो कि हम आत्मा है, लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं हो, तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है. लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पता तो है, आगे चल के रियलाइज हो जाएगा. जैसे कहावत है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स विद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट स्पिरिचुअल बीइंग्स विद ह्यूमन एक्सपीरियंस. वेरी सिंपल, बहुत ही डीप है कि जैसे हम स्पिरिट सोल है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. क्योंकि अभी हमें एक ह्यूमन बॉडी मिला है, तो वी आर गोइंग थ्रू एन ह्यूमन एक्सपीरियंस, बट एक्चुअली हु वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. तो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं? अगर मैं आज जो इस सेशन में हुआ एक्सप्लोरिंग द इनर सेल्फ, अगर हमको इनर सेल्फ के बारे में पता चल जाता है, तो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड. मैं जैसे कि भगवान एक 7.5 भगवद गीता 7 चैप्टर के 5th श्लोक में कह रहे थे कि लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरों को, नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करते हैं. लेकिन अगर मेरे को पता चल जाएगा कि सामने वाला एक जीव है, मतलब एक स्पिरिट सोल है, और हम दोनों सेम ही हैं, सेम है यानी कि हम दोनों एक नहीं है, हम दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं, लेकिन हम दोनों एक सेम लेवल पे हैं. जैसे मेरा बचपन से जो एजुकेशन है वो विशाखापट्टनम में हुआ है. ठीक है, तो मेरे को यहाँ का नॉर्म्स कल्चर्स उतना पता नहीं. मेरे को मैं सेकंड क्लास से विशाखापट्टनम में हॉस्टल में. मेरा 12th के बाद जाकर के मैं भुवनेश्वर आया, और भुवनेश्वर में मेरा एक नया कल्चर देखने को मिला कि मैं किसी को भी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या होता है
आप किसी को पूछते हो कि नाम क्या है, बेसिकली तो नाम क्या है, क्या करते हो, यहाँ पे आप कहाँ से हो, आपका एक डिफरेंशिएट हो जाता है कि आप कहाँ से हो, आप ये डिस्ट्रिक्ट से हो, अच्छा तो मतलब ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, एक स्टीरियोटाइप है। तो अगर बेसिकली हम लार्जर लेवल में भी देखें तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, अमेरिकन, इंडियंस, रशियंस, फॉरेनर्स, ठीक है, तो ये सब एक डिफरेंशिएशन है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे है? बॉडी के बेसिस पे है। लेकिन एक्चुअली एवरीबडी इज स्पिरिट सोल एंड एवरीबडी आर हैविंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस। इवन मॉस्किटो इन दिस रूम इज हैविंग हिज ओन एक्सपीरियंस, लेकिन वो भी एक स्पिरिट सोल है। तो वो हमको समझ आ जाएगा ये असल में वसुदेव कुटुंबकम ये कब होगा, जब हम स्पिरिट सोल है ये जान लेंगे। ये भगवत गीता के थ्रू, भगवत गीता का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जब हम ये अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तब जाके आता है वसुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्या है? राइजिंग अबव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा। तो ये जो चीज है, इस चीज से आप ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि आपको पता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये डीपली एक्सप्लेन होगा कर्म के सेशन में। मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, तो जो कर्म एंड उसका एक्शंस है ये उसका एक अलग सेशन होगा, ये बेसिकली सेल्फ के बारे में। तो उसमें ये बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है। तो अगर हमको ये नॉलेज है कि मैं सोल हूं, तो हमारे पास एक पॉजिटिव आउटलुक होगा, हर चीज के लिए हम पॉजिटिव रहेंगे, हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे, लाइफ में एक सही एटीट्यूड डेवलप करते हैं। और सारे जो रिसोर्सेस है हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। मेरे को पता है कि उसका रियल आइडेंटिटी क्या है, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, तो हमें करेक्ट लिमिटेड मतलब बाउंड्रीज में रह के, मर्यादा में रह के हम रिसोर्सेस को यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारी लाइफ में 4 टाइप्स ऑफ नीड्स है। क्या क्या नीड्स है? फिजिकल नीड्स है, खाना है, पीना है, सोना है, डिफेंड करना है, ठीक है, ये सब क्या है? फिजिकल नीड्स है। मेट करना है, सब फिजिकल नीड्स है। दूसरा क्या है? साइकोलॉजी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स है। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है कि मेरे को जीवन में कुछ करके दिखाना है, मेरे को ये कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, मेरे को कोडिंग करना है, मेरे को लाइफ में कुछ करना है, या फिर एक एथलीट का मेरे को एक चीज अचीव करना है, मेरे को एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, मेरे को बिलियनर बनना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। एक इमोशनल नीड होता है, मेरे इमोशंस को सपोर्ट करने वाला, समझने वाला कोई हो। और चौथा क्या है? स्पिरिचुअल नीड्स। तो बेसिकली हमारे पास 3 कैटेगरीज है, स्पिरिट सोल है, सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है। तो फिजिकल नीड किस कैटेगरी में आएगा? फिजिकल नीड्स किस कैटेगरी में आएगा? ग्रॉस बॉडी में आएगा, करेक्ट। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स सटल बॉडी में, स्पिरिचुअल और स्पिरिट सोल में आएगा। तो बेसिकली हमारे पास सारी सुविधाएं हैं कि हम अपने फिजिकल नीड्स को कैसे पूरा करें। खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, ठीक है, और सोने की सुविधा है, अच्छा से सब सुविधा है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स के लिए भी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर आप पेड़ के पत्तों में पानी डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आपको रूट्स में पानी डालना पड़ेगा। तो उसके लिए है स्पिरिचुअल नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स कैसे पूरा होगा? संडे क्लासेस में आके, अभी आपको प्रसादम मिलेगा, प्रसादम लेके, कीर्तन करेंगे, कीर्तन से, ये सब होता है स्पिरिचुअल नीड्स। जो डोंट स्टार्व द स्पिरिट सोल। हमने पिंजरे को तो बहुत चमका के रखा है, लेकिन चिड़िया भूख से मरी जा रही है, फिर फायदा क्या? तो हमको स्पिरिट सोल को स्टार्व नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज क्या क्या है? मंत्र मेडिटेशन है, भगवत गीता पढ़ना है, एसोसिएशन विद लाइक माइंडेड स्पिरिचुअलिस्ट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब मंत्र मेडिटेशन करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये क्या है? एक स्पिरिचुअलिस्ट की तरह है। तो जब हम उनके साथ एसोसिएट करते हैं, उनके साथ बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं, उनके साथ मंत्र मेडिटेशन में पार्ट लेते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल नीड्स पूरा होता है। आपने एक सभी ने जनरली इंडिया में तो सुना होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सुना है। ये 4 चीजें, ये 4 चीजें क्या है? 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। आपके लाइफ का फर्स्ट फेज धर्म में जाना चाहिए, सेकंड फेज अर्थ में जाना चाहिए, थर्ड फेज
काम में जाना चाहिए, फिर मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। तो ये सब एक इंटरलिंक्ड है। धर्म करते हैं तब जाके अर्थ आता है। ये हमारे प्रीवियस वैदिक साइंस में बहुत अच्छे से, बहुत रिसर्च पे बेस्ड है। धर्म से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से, स्पिरिचुअल नीड्स जब हम पूरा करते हैं तब अर्थ आता है, तब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तब आप नेचुरली सोचते हो कि अब मेरा फिजिकल नीड्स एंड इमोशनल नीड्स वो सब पूरा हो, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो। फिर जब आप पूरा करते करते एक टाइम आता है जब अब लगता है कि अब मेरे को सबसे दूर रहना चाहिए, तब मोक्ष का बात आता है। मोक्ष का अभी हम समझ नहीं पाएंगे, हम यूथ हैं, तो अभी हमको अर्थ चाहिए। लेकिन अर्थ चाहने के लिए बस चाहना नहीं होता है, उसके लिए धर्म करना पड़ता है। धर्म करने पर अर्थ आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म का मोटिवेशन अर्थ होना चाहिए, लेकिन जो लोग अर्थ के पीछे भी भाग रहे हैं, एटलीस्ट उनको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि धर्म करोगे तो अर्थ ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन क्लियरली मैं बता रहा हूँ, धर्म का मोटिवेशन अर्थ नहीं है। धर्म का मोटिवेशन अल्टीमेटली मोक्ष है, एंड बियॉन्ड भी है। उसके बारे में हम आगे के सेशंस में देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ फीडबैक है तो आप दे सकते हैं। यस प्लीज। अच्छा मेमोरीज हो, उसमें आप बस अपने ख्याली पुलाव में रहोगे कि वो उस दिन ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में नहीं जियोगे आप। क्या मोटिवेशन नहीं आएगा आपकी गुड मेमोरीज के साथ, आपको मोटिवेशन नहीं आता है। आपके गुड मेमोरीज आपका रहेगा तो आप बस उसी मूवमेंट को बार बार रिप्ले करके आप एंजॉय करते रहोगे। आज क्या करोगे आप? क्या बैठ के बस इमेजिन करोगे क्या? और कुछ क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स हो? मुझे इतना लंबा सेशन था। सोल, हाँ सोल। और जैसे बॉडी के अंदर सटल बॉडी है, सटल बॉडी के अंदर सोल है, तो सटल बॉडी अगर निकाला गया तो सोल साथ में चला जाता है। और कुछ डाउट्स, कुछ क्लैरिफिकेशन? अगर आपको याद आ गया तो आंसर इज नहीं रखना चाहिए। हाँ yes. outside their religion, उनका पास है जो हो रहा है, दूसरा हो रहा है, पर फादर में से और फादर उनको बात में से ये है, उसके बारे में हो रहा है, उसको स्कूल का जो उसके के बारे बढ़ेगा, इन इस टाइम में गुड, तो इन दैट सेंस पास में जो इज गुड। अगर आपको पास्ट लाइफ में एक सिंफुल एक्टिविटी याद है तो आप डर में जियोगे कि पता नहीं कब उसका रिजल्ट मिल जाएगा मेरे को। मान लो आपने पास्ट लाइफ में किसी का मर्डर किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिन किया है, तो अगर आपको याद है कि मैंने पास्ट लाइफ में किसी का मर्डर किया है और आपको ये पता है कि कर्म का सिद्धांत घूम के मेरे पे आएगा, तो आप तो जीवन भर डर में जियोगे, पता नहीं कौन मेरा मर्डर कर देगा। मैं रोड में निकलूंगा और मेरा मर्डर हो जाएगा। हाउ कैन यू डू धर्म एंड काउंटरैक्ट कर्म? लेकिन वो कर्म का रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही ना। आपको मेमोरी है तो आप पूरे लाइफ फियर में जियोगे। तो लिव पीसफुली, इट इज बेटर टू फॉरगेट दैट, एंड दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड दैट ही डोंट लेट अस रिमेंबर थिंग्स। आपने जैसे एक जॉब के एग्जांपल दिया था, हम वो अगर वो मान लिया है, आपने कहा था कि वो उन्होंने साथ लिया था तो उनको सोल जाता है, बट रियलिटी में तो सोल निकल जाता है एंड वो इंसान को बॉडी भी हम जला देते हैं। हाँ तो आप उनसे वो
नहीं, मैं उस सिचुएशन में बोल रहा हूँ, उस सिचुएशन में जॉन है कि जॉन चला गया है? जॉन चला गया मतलब, हाँ, तो वही हम एड्रेस कर रहे हैं ना बेसिकली। लेकिन जो जिस चीज, अब मैं जॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरा जॉन मान लीजिए मेरा दोस्त है, मैं कल तक उसके साथ बैठ के चाउमीन खा रहा था, उसके साथ बैठ के मजे कर रहा था। आज जॉन मेरे सामने लेटा हुआ है, उसका बॉडी लेटा हुआ है, लेकिन जॉन नहीं है। तो वही है ना मेरा मतलब कि जॉन एक्चुअली जो सोल है वो चला गया है, लेकिन अभी मैं उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कॉन्शियसनेस नहीं है, चला गया। आप उसको चाहे मारो, चाहे पिंच करो, चाहे जला दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदा इंसान को जलाओ तो दर्द होगा। धर्म कैसे करेंगे? स्पिरिचुअल नीड्स पूरा करके। धर्म मतलब बहुत सारी चीजें होता है, जैसे मैंने बताया मंत्र, मेडिटेशन, भगवत गीता, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, चैरिटी करना, चैरिटी भी धर्म है। जैसे धन, ऐसे बोला जाता है धन शुद्ध होता है दान से। आप जितना दान करते हो उतना आपका धन शुद्ध होता है। जैसे कोई भी बिजनेस होता है ना, झूठ बोलना पाप है, लेकिन आप बिजनेस बिना झूठ बोले नहीं कर सकते। बिजनेस में आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। स्पेशल ऑफर आपके लिए ही है, आपके लिए मैं 0 प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पक्का प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन आप उससे झूठ बोला ना, झूठ बोल के पैसा कमाया, अशुद्ध है वो धन। वो धन तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक आप चैरिटी नहीं करते। और जब आप चैरिटी करोगे, धन शुद्ध होगा, तब आपके इस कर्म का फल में और धन आता है। ये बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग है। आपने जो बोला कि मतलब एक जीवन में 3 टाइप का बॉडी चेंज होता है, हाँ, 3 तरीके का बॉडी है, लेकिन तो इंडायरेक्टली बॉडी का मतलब अल्टरनेट, उसका मतलब अर्धनारीश्वर सोल उसके अंदर रहता है। तो एक ही जीवन में कैसे चेंज नहीं होता है? स्ट्रक्चर थोड़ा पार्टिकल्स थोड़ा सा बदल होता है, ग्रोथ होता है, ऐसा ही तो बताया ना। तो चेंज मतलब आपने बोला कि चेंज हो जाता है कि बॉडी 3 टाइप का चेंज होता है, चेंज कैसे? सिंपली समझिए कि आपका कितना उम्र है? 20 साल है। 15 साल पहले आप 2 फुट कुछ होंगे, अभी कितना फुट है आपका? उस समय पे आपका चेहरा अलग था, बाल अलग थे, दाढ़ी नहीं आया था। दैट इज अ डिफरेंट बॉडी। नाउ यू हैव चेंज्ड टू अ डिफरेंट बॉडी। 2 अलग अलग बॉडी है ना, क्या वो बॉडी ये बॉडी सेम है? इन एवरी सेंस वो अलग है। उस समय पे कुछ डिसीजेस नहीं थे, इस समय पे बहुत सारे डिसीजेस हैं। कुछ खाए तो पेट खराब हो जाता है, उस समय पे वो लोहा भी खा ले तो पचा जाते थे। ठीक है, वो एक डिफरेंट बॉडी है, ये एक डिफरेंट बॉडी है। विथ टाइम इट चेंजेस, बॉडी चेंज हो रहा है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, डेथ में सडन हो जाता है कि आप सडनली चेंज हो गया। तो दैट इज द डिफरेंस।